अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसैन लियाकत और मैं हूं गजल अमान। वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुशामदीद। और सबसे पहले हसन आपको भी और हमारे देखने वालों को भी जुम्मा मुबारक, क्योंकि आज पाक और बाबरकत दिन है। आज के दिन की मुनासबत से बहुत कुछ हमारे पास इस हवाले से स्टोरीज भी हैं, एंटरटेनमेंट की भी हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज के दिन इबादत का भी दिन है, आपको पता है। तो आपने भी और हमारे देखने वालों ने भी आज जो है खुसूसी दुआ करनी है फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, लेबनान के लिए। वहाँ पर जो एक बड़ी तादाद है लोगों की इस वक्त जंग की हालत में है, उनके लिए खुसूसी दुआएं करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है पूरे दिन, और साथ साथ जब आप जुमे की तैयारी कर रहे हो तो टीवी लगा के हमें भी सुनना है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे एक मारूफ स्कॉलर जो कि बात करेंगे मौलाना रियासत साहब एक अहम टॉपिक के हवाले से, जिसके हवाले से आपकी भी तस्वीर होना लाजमी है और हमारी भी तस्वीर होना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं और आज आपको एक अच्छी खबर से आगाज करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी स्टोरीज से पहले हमेशा आप बताते हैं अच्छी खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबरें हमारे पास बुरी आ रही हैं गजल, कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, भारत ने इनकार कर दिया, क्या पाकिस्तान में होगी या फिर साउथ अफ्रीका में या फिर भारत में। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी टूर पाकिस्तान में पहुंच आई है। और चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंची है और फिर अब वो मतलब सबसे पहले यही सोचेंगे पाकिस्तान में तो होगी ना। ये टूर है, ये पूरी दुनिया में होता है और इस वक्त ये पाकिस्तान के किन किन शहरों में होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये स्कर्दू में इसकी रोनुमाई होगी, फिर इस ट्रॉफी की रोनुमाई K2 बेस कैंप में इसको लेके जाया जाएगा, फिर मुजफ्फराबाद ये जाएगी, इस्लामाबाद जाएगी, मरी जाएगी, लाहौर जाएगी, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जहाँ पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है वहाँ पे ये ट्रॉफी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ किसको दिखाएंगे ये ट्रॉफी? K2 बेस कैंप में दिखाएंगे शायद किसी को नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग लेके जाएंगे तो वो जब पिक्चर्स उसकी ली जाएंगी तो वो पूरी दुनिया में वायरल होंगी कि देखें चैंपियंस ट्रॉफी K2 बेस कैंप में भी पहुंच गई है। सो इस वजह से उसको उस जगह पे लेके जा रहे हैं ताकि उसकी जो अहमियत है उसमें और इजाफा हो जाए। अब उम्मीद ये करते हैं, दिखाया सबको जाएगा, ट्रॉफी तो आएगी और सब देखेंगे, लेकिन होगी चैंपियंस ट्रॉफी? हाँ, इधर ही मैं आ रहा था कि अब उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पहुंच आई है, पूरे पाकिस्तान का वो टूर कर रही है, इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के 3 बड़े शहर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जिस तरह से तैयारियों में मसरूफ हैं, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का हक बनता है तो चैंपियंस ट्रॉफी को भी पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्टली। और अब हम अपनी बाकायदा स्टोरीज का आगाज करते हैं। बहुत सी स्टोरीज आज हमारे पास हैं। हसनैन, हम रोजाना की बुनियाद पर एक खबर शेयर करते हैं, आपको पता है, मतलब उसका एंगल डिफरेंट होता है। आज भी वैसी खबर है मेरे पास। एक स्टोरी है कि भारत का क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है। इससे पहले हमने खबर शेयर की, जी हाँ, इससे पहले हमने खबर शेयर की थी स्कैरेबल चैंपियनशिप में वीजे नहीं दिए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना, अब कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान नहीं भेजना। मतलब आप देखें कि इतना ज्यादा नफरत, इतना ज्यादा फेयर किस चीज का है? एग्जैक्टली। अपना मेरा ख्याल है वो केस मजबूत कर रहे हैं कि जहाँ पे हम क्रिकेट की टीम्स नहीं भेज रहे वहाँ पे दूसरी टीम्स भी अब नहीं भेजेंगे। हालांकि पहले आती थी। ऐसा ही है। और ये बाकायदा तौर पर अब फैसला कर लिया गया कि टीम को पाकिस्तान ना भेजने के फैसले के बाद भारत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान जाने की इजाजत देने से अब कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है। और दोनों टीमों के दरमियान 19 नवंबर को करतारपुर में मैच ये तय था। अब भारत के फैसले से हरीफ कबड्डी फेडरेशन हुकाम ने पाकिस्तानी मुंतजमीन को आगाह कर दिया है, लेकिन भारतीय कबड्डी टीम के साथ 21 नवंबर को लाहौर और 23 नवंबर को बहावलपुर में मैचेस खेलने के लिए मुजव्वज़ा प्रोग्राम भी बनाया गया था कि ये मैचेस यहाँ पर होने हैं, लेकिन अब टीम ही नहीं आएगी। तो भारतीय हुकूमत के इस रवैये पर पाकिस्तानी कबड्डी फेडरेशन के हुकाम ने भी अफसोस का इजहार किया और मुझे लगता है करना भी चाहिए कि आप खेल को पॉलिटिसाइज मत करें, खेल को जो है वो सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। और भारत ने मेरा ख्याल है कि खेल को अब पॉलिटिसाइज कर दिया है। जिस तरह आपने स्क्रैबल चैंपियनशिप की बात की, वहां पे पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए गए, हालांकि वो दिफाई चैंपियन थे। उसके अलावा क्रिकेट के मसाइल आपके सामने चल रहे। अब कबड्डी टीम जो कि गाए बगाए पाकिस्तान में आती रहती है, उसके वीज़ों के मसाइल हैं। फिर यहाँ पे ब्लाइंड वर्ल्ड कप होना है, उसमें क्या इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी, इस तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर इंडिया हमें सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। और दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पूरी दुनिया में देखा गया कि अगर आपके किसी मुल्क के साथ पॉलिटिकल ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अच्छे नहीं भी हैं, तो जब खेल का मसला आता है तो वो खेलते हैं, वो किसी भी मैदान में खेलते हैं, उस मुल्क में जाके चाहिए मामलात होने चाहिए अगर यहाँ पर खराब है। क्रिकेट डिप्लोमेसी का आपने जिक्र किया तो ये ज़ियाउल हक के ज़माने में भी हुई थी, मुशर्रफ के ज़माने में भी हुई थी और डिप्लोमेसी अच्छी है। मैं तो समझता हूँ कि अभी भी दोनों मुल्कों को साथ मिलके कम से कम क्रिकेट के ऊपर ये कहना चाहिए कि आप भी आ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। इसके हवाले से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं पंजाब से। पंजाब में जहाँ पे स्मोक हर तरफ छाई हुई है, वहाँ पे
पंजाब के 37 अजला में क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल फाल हो चुके हैं, जहां पे 148 दिनों में 53.5 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ। पंजाब के अगर दूर दराज के इलाकों की बात की जाए, जिस रद्दी इलाके होते हैं, वहां पे 7 लाख से ज्यादा अफराद ने फील्ड हॉस्पिटल से इलाज करवाया और दे इलाकों के 1 लाख से ज्यादा अफराद को मुफ्त लैब टेस्ट की सहूलत भी फराम की गई। देहात के 46,000 से ज्यादा अफराद को मुफ्त एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सहूलत दी गई, जबकि फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स की तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। अच्छा इलाज और अद्वियात और टेस्ट देहात पर रहने वालों का भी हक है, ये कहना है पंजाब गवर्नमेंट का। लेकिन हमने देखा है कि हसनैन, जिस तरह से हमने स्मोक को रोजाना की बुनियाद पर डिस्कस किया है, बाकायदा उसके लिए अलग सेगमेंट्स भी किए हैं, डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं, कैसे फैलती है, क्या इलामात हैं, क्या उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इकदाम है ये अच्छा है, अच्छी चीज़ों को सराहना चाहिए। इससे पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसमें यूथ के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए फ्री वाईफाई भी लगाया गया था, फिर जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए लोन्स भी दिए गए थे, फिर हाँ जी सोशल वेलफेयर के हवाले से भी एक अच्छा इकदाम उठाया है पंजाब गवर्नमेंट ने। इसके साथ साथ जो सेफ्टी है वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, उसके लिए भी अच्छे इकदाम थे। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सराहना चाहिए यकीनी तौर पर, ऐसा नहीं है। और अब जो ये जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, यानी कि जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि ज़ाहिर है इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, तो इसको हम सराहते हैं जी, ये अच्छा इकदाम है जी। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मोक को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया है। लाहौर, कराची और मुल्तान समेत मुल्क के बेशतर शहर और इलाके बदतरीन स्मोक की लपेट में है, जहां फ़ज़ा में पर्टिकुलेट मैटर्स की तादाद इंतहाई खतरनाक दर्जे तक रिकॉर्ड हो रही है। वहीं पर पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई मयार को देखते हुए UN ने स्मोक को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन के लिए इंतहाई डेंजरस करार दिया है। जबकि पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे ने कहा कि पंजाब में स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल के बाद स्कूल बंद करना ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक जो है डिसएडवांटेज ये भी है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस और हाँ जो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से जो है वो पूरे अपने इकदाम कर सकें या बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस दे सकें। कुछ स्कूल्स होते भी कम है, 1 to 5 भी होते हैं, क्लासेस होती हैं, वहाँ पर ज़ाहिर इतने इकदाम नहीं होते इस हवाले से। वैसे आपने जिस तरह की खबर दी है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या गवर्नमेंट स्कूल भी इसी तरह कर रहे होंगे कि वो ऑनलाइन तालीम दे रहे होंगे, जहाँ पे तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती, बेसिक नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसे हो, कंप्यूटर नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, छठी पे जाके तो वो मेरे ख्याल है इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाते होंगे? इस तरह के फैसले लेता कौन है? क्योंकि देखिए अब जब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उसमें इतनी फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल बंद करना, फिर जाहिर है उसका कोई अल्टरनेटिव भी देना चाहिए कि ये चीज भी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देता कोई। बिल्कुल ऐसे। और प्राइवेट स्कूल तो चले फिर कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें इस तरह की अहलियत मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो या तो टीचर्स नापैद होते हैं या फिर स्टूडेंट्स नापैद होते हैं, कुछ इस तरह के मामला और हर्ज तो फिर पढ़ाई का ही है और बच्चों का ही हर्ज हो रहा है, वही उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और बच्चे तो वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं वो तो वैसे भी पढ़ाई से थोड़ा दूर भागते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, उनके पास तो टैबलेट होना चाहिए, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन दैट इज वेरी डेंजरस जो खबर आपने बताई। स्मोक के हवाले से बच्चों को केयर करनी चाहिए और जो हामला खवातीन है उनको केयर करनी चाहिए। आगे एक अजीबो गरीब सी खबर है, एक ऐसी खबर है जो मैं आपको जब बताऊंगा तो आप भी शर्मसार रह जाएंगी कि ये क्या हो गया। मतलब कि कोई शख्स इस तरह की चीज सोच नहीं सकता। कराची के इलाके लियारी में एक खातून ने पड़ोसी के घर से 20 तोले सोने के जेवरात लेकर फरोख्त किए। मतलब वो पहले चोरी किए, फिर इसको फरोख्त किया और फिर वो रकम सीधी उठाई, एजेंट के पास गई और उम्रा की अदायगी के लिए वो रकम इस्तेमाल कर दी। मतलब आप एक अच्छे कदम मैंने आपको सोना देखिए, सिंपल इज दैट, मैंने आपका सोना चुराया, उसको फरोख्त किया, आपको पता नहीं है, मैं उम्रे पे चला गया और ये जब उम्रे पे गई हैं तो उसके बाद ये वाकया खानदान की गैर मौजूदगी में, क्योंकि जो दूसरे घर में वो आती जाती रहती थी, वहाँ उनका खानदान नहीं था, उसकी गैर मौजूदगी में वाकया हुआ। फिर पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर उसके शोहर इमरान को गिरफ्तार किया और उसने इंकशाफ किया कि जी हाँ, उसकी बीवी शहनाज मेरी गैर मौजूदगी में तो कर लिया उन्होंने ये जुर्म किया था। और हुक्काम ने शहनाज से 3 तोला सोना और 15 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली है। अब ये क्या है, इस मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब एक आप एक अच्छे काम के लिए रकम दे रहे हैं लेकिन चोरी करके दे रहे हैं। मतलब आप ठीक है, वो अल्लाह ताला का और आपका मामला है कि वो आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, हम इस पे बहस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें बाकायदा से बता दी गई हैं, कुरान और हदीस में भी बता दी गई हैं कि चोरी एक जुर्म है, गुनाह है। नबी करीम ने भी फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती
तो मैं उसके भी हाथ जो है वो काट दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह के मामलात, एक अच्छे काम के लिए आपने दी है रकम लेकिन चोरी करके, ये बहुत बुरी बात है। बहुत ही अजीब और गरीब सी बात है कि आप एक जेवर चोरी कर रही हैं, उसको फरोख्त कर रही हैं, उसके पैसे से उम्रा कर रही हैं और फिर वापस आके आप ये मान भी रही हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आगे भी एक ऐसी ही स्टोरी है हमारे पास। लेकिन अगर मैं ये स्टोरी इस तरह लेकर चलूं कि अच्छा काम है, अच्छा इकदाम है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार ट्रांसजेंडर एजुकेशन, पहली बार नहीं इससे पहले भी हो चुका है, तो ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट भी मंजूर किया गया है। सिंध के स्कूल्स और कॉलेजेस के दाखिला फॉर्म में मर्द और खवातीन के साथ ट्रांसजेंडर का खाना शामिल करने की मंजूरी, और महकमा तालीम में आइंदा साथ भर्तियों में ट्रांसजेंडर अफराद के लिए नौकरियों में कोटा रखने पर इत्तेफाक किया गया है। 2023 की जो मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर अफराद की तादाद जो है वो 2331 है। ये जो 20,000 सॉरी, तो ये तमाम तर जो है वो अभी सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक ये चीज़ सामने आई है। और सिंध की बात करें तो वहाँ पर 2023 की मरदमशुमारी के तहत 4,222 अफराद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है। ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी को कानूनी हैसियत देने के लिए काबीना से बाकायदा मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद ये प्रोसेस आगे होगा, जबकि पॉलिसी को ट्रांसजेंडर की हिफाजत, उनकी आइडेंटिटी, उनकी तालीम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर ये जो है वो बनाया गया है। और साथ ही साथ असातिज़ा को ट्रांसजेंडर बच्चों की शनाख्त, नफ्सियाती ज़रूरियात और तालीमी चैलेंजेस के लिए तरबियत भी दी जाएगी। बाकायदा उनकी क्लासेस भी होंगी और ड्राफ्ट में उनके लिए हुनर सिखाने वाले प्रोग्राम्स को भी शामिल करना ज़्यादा मौसर नताइज देगा। 2018 में, 2020 में भी इस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, बट अब 2024 में एक बार फिर से जो है वो ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। ड्राफ्ट तैयार भी हो चुका है, इसकी मंजूरी भी हुई है। पहले अगर ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो उसकी मंजूरी नहीं हो रही थी, फाइनली उसकी मंजूरी हुई है। सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह हमने पंजाब गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया। और डेफिनेटली ट्रांसजेंडर्स की तादाद भी इस मुल्क में है और ट्रांसजेंडर के हुकूक को जब गवर्नमेंट लेवल पे अप्रिशिएट किया जाएगा तो उनका सोसाइटी में भी उसी तरह से रिस्पेक्ट एलिमेंट बढ़ेगा। क्योंकि उनको हमेशा से यही रही है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि उनकी इक्वालिटी है, वायलेंस है, हरासमेंट है, हेल्थ केयर में उनको एक्सेस नहीं होती, तो शायद उस लिहाज से ये ठीक इकदाम किया गया कि अब उनको भी जो है तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आपको बताते हैं 2024 का आखिरी सुपर मून, जिसे बे मून भी कहा जाता है, 15 नवंबर की रात रोशन होगा, यानी आज होगा और इस साल के सुपर मून इवेंट्स का एक खास इख्तिताम करेगा। चूंकि ये सुपर मून है इसलिए चांद जमीन के अपने करीब तरीन मुकाम पर होता है, जिससे ये खास तौर पर बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। बेहतरीन तजर्बे के लिए अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आज की रात को आप गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद ऊपर जाइए छत पे, तो आप अपनी दूरबीन से, दूरबीन का कॉन्सेप्ट आई थिंक खत्म हो गया, आपके पास अगर कोई अच्छा फ़ोन है, कोई अच्छा कैमरा है तो उसके लेंस को और ज़्यादा जूम करके आप चांद का नज़ारा कर सकते हैं, उसको अक्स बंद कर सकते हैं, अपनी आंखों में भी, कैमरे में भी कर सकते हैं, क्योंकि साल के आखिरी सुपर मून में चांद देखने के शौकीन अफराद के लिए ये बेहतरीन और इस साल का आखिरी मौका है। अच्छा, आज शाम बेहतरीन रात है, हम ऊपर जाएंगे, देखेंगे, मैं तो स्पेशली जाऊंगी। और इससे पहले भी हसनैन 3 बार हो चुका है ये, लेकिन अब ये लास्ट है, शायद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, और आज जो है ये आखिरी आपने अब ये कह दिया सबके सामने कि आप ऊपर जाएंगी, छत पे जाएंगी, तो आपने तस्वीर भी बनानी है, हमें दिखानी है। अगर आपने अच्छी तस्वीर बनाई तो हम सबको मंडे को शेयर भी करेंगे कि ये देखिए गजब की फोटोग्राफी है। जी हाँ, ऐसा ही है। तो फिर आज जाएंगे और देखेंगे कि सुपर मून कैसा लगता है, उसकी पिक्चर्स भी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत आम स्टोरी है जी, और मतलब ये कहूँ कि इंफॉर्मेटिव भी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बाकायदा तौर पर जो नेशनल कंप्यूटर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैट बोट्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया है। आपको पता है कि अब AI हमारे व्हाट्सएप में भी है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमारे सामने हमें नजर आ रहा होता है। और AI से हसास मालूमात जैसा कि कारोबारी हिकमत अमली या फिर आपकी जो पर्सनल चैट होती है उससे आपने नहीं करनी, क्योंकि ये सर्वे हुआ है, बाकायदा तौर पर इसके ऊपर रिसर्च की गई है और ये बात सामने आई है कि आपकी पर्सनल चीज़ें, आपकी पर्सनल चैट जो है वहाँ से लीक हो सकती है। चैट GPT और दीगर चैट बोट्स हसास मालूमात स्टोर करते हैं, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट्स के साथ डाटा एक्सपोज के खतरात बढ़ गए हैं। ये काफ़ी डेंजरस जो है खबर है और अमल भी है कि अगर आप, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को, बच्चों को भी, कि वो AI से बातचीत कर रहे होते हैं और बहुत कुछ उनको बता भी रहे होते हैं। तो ऐसे में अपनी पर्सनल स्टोर हो रही होती है, हाँ, सब कुछ स्टोर हो रहा होता है और ऐसे में अगर आप अपनी पर्सनल चैट उनके साथ शेयर करेंगे तो वो लीक भी हो सकती है। और अक्सर ख़ास मालूमात शामिल होती है उसमें। साइबर क्रिमिनल्स चैट बोट की शक्ल में फिनिशिंग की तकनीक भी इस्तेमाल कर, ऐसी तकनीक से सार्फिन को धोखे से खुफिया मालूमात अफशा करने पर मजबूर किया जा सकता है। सार्फिन AI चैट बोट्स में हसास डाटा इंदराज करने से गुरेज करें।
बिल्कुल ऐसी है। एआई के जहां पे फवायद हैं उसके नुकसानात भी अब हैं। सामने आना शुरू हो चुके हैं। हमारी तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके हवाले से बात कर रही है। ख़वातीन औज़ात, आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी से इतना ही। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापिस आते हैं। स्टे विद अस।